मैं डॉक्टर संगीता झा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय राजलोचन महाविद्यालय। आज हम देखेंगे कि आर्थिक विकास की एक बहुत ही आधुनिक अवधारणा या आधुनिक माप, जिसको कि लिंग सशक्तिकरण माप के नाम से जाना जाता है। लिंग सशक्तिकरण माप या जिसको जेंडर एम्पावरमेंट मेजर कहते हैं, GEM के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक तथ्य है कि जो देश या जिस क्षेत्र का जितना अधिक विकास होगा वहाँ महिलाओं की स्थिति उतनी ही ज़्यादा होगी, महिलाएं उतनी ही सशक्त होंगी। इसी अवधारणा को लेकर हम आज देख रहे हैं कि लिंग सशक्तिकरण की माप क्या है। तो इसमें एक शॉर्ट नोट्स भी हम तैयार कर सकते हैं। ये कुछ बिंदुओं पर होगा जिसको कि मैं आगे चलकर बताऊंगी कि महिला सशक्तिकरण क्या चीज़ है, महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया क्या होती है, उसका क्या अभिप्राय है, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो देखेंगे ही, साथ ही हम भारत में भी इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो देखेंगे और उसकी क्या स्थिति है हमारे यहाँ। फिर देखेंगे कि अभी क्या क्या कमियां रह गई हैं। वैसे तो बहुत सारी कमियां हैं अभी, पर देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो एक सुझाव के रूप में हम कुछ पॉइंट्स देते हुए इस शॉर्ट नोट को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि लिंग सशक्तिकरण माप क्या है। लिंग सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है वो और असमानता है उसको दूर करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास हो रहा है उसका हम एक पुनरावलोकन करते हैं। तो देखते हैं कि प्रयास कौन कौन से किए जा रहे हैं और क्या करना बाकी है। महिला सशक्तिकरण जो है एक दिन होने वाली अचानक की क्रिया नहीं है, बल्कि ये लंबी चलने वाली क्रिया है जो क्रमशः इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इनके लक्ष्यों को। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है और आत्मनिर्भर इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो अपनी रुचि स्पष्ट करें। अभिरुचि हमारी क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से वो बता सकें। जो भी जितने भी संसाधन हैं इस देश के और इस देश का नागरिक होने के नाते पुरुषों के जैसे स्त्रियों को भी उस संसाधनों में उतना ही अधिकार है और उतनी ही सहभागिता उनकी होनी चाहिए। तो सशक्तिकरण का परिणाम ये होता है कि वो उनमें उनकी सहभागिता क्रमशः बढ़ती जाती है, चाहे उन संसाधनों के उपयोग के संबंध में हो या उसके संबंध में निर्णय लेना हो कोई। इसी प्रकार से जो जितने उनके परिवार हैं या समाज है उनका पूरा सहयोग प्राप्त करने का अधिकार है उसे, और एक व्यक्ति के रूप में परिवार में भी उसका सम्मान हो। यही महिला सशक्तिकरण या लिंग सशक्तिकरण कहलाता। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देखेंगे सबसे पहला कि महिलाओं को सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, अर्थात समाज में जितनी सुविधाएं सामाजिक रूप से उपलब्ध हैं, पुरुषों को जैसी उपलब्ध है वैसी भी महिलाओं को भी उपलब्ध हो। दूसरा क्षेत्र है इसका कि आर्थिक व सामाजिक नीति के निर्धारण में सहभागिता। जितनी भी आर्थिक नीतियां और सामाजिक नीतियां निर्धारित होती हैं उनमें देखा गया कि महिलाओं की सहभागिता बहुत ही कम होती है। इसी कारण से उसमें उनकी सहभागिता न होने कारण उनका हित नहीं झलकता है। तो ये जरूरी है कि जिनके लिए नीति बनाई जा रही है तो उनमें पुरुष तो शामिल है ही, महिलाएं भी शामिल हो ताकि दोनों का समान प्रतिनिधित्व हो सके। तीसरा क्षेत्र है समान कार्य समान वेतन। लेकिन यह कानून हमारे यहाँ सभी के लिए है, परंतु महिलाओं के लिए अधिकतर ये ज़्यादा उपयोगी है। अधिकांश क्षेत्रों में देखेंगे कि जहाँ महिलाओं का कार्य करती हैं परंतु उनके वेतन पुरुष के बराबर नहीं, चाहे मजदूरी की बात हो या फिर वेतन की बात हो। तो ये महिला सशक्तिकरण की ओर एक अच्छा कदम होगा कि समान कार्य समान वेतन प्राप्त हो। कानून के तहत सुरक्षा देना महिलाओं को बहुत ज़रूरी है। कानूनी रूप से उन्हें सशक्त बनाना जरूरी है। तो हमें नए नए कानून बनाने चाहिए और न केवल कानून बनाना है बल्कि उनका कड़ाई से पालन भी होना चाहिए। पांचवा जो है महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र है प्रजनन संबंधी अधिकारों की प्राप्ति। प्रजनन संबंधी अधिकार महिलाओं को होना चाहिए। हमारे समाज में देखेंगे कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं है,
ये उसके परिवार वाले या उसका पति तय करता है कि उसके कितने बच्चे होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे। तो ये अधिकार पूरा पूरा स्त्रियों को होना चाहिए। छठवां क्षेत्र है महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा महिला की होनी चाहिए और वो जो कार्य नहीं करना चाहती उसे पूरे सशक्तता से रोक सके और जो करना चाहती है वो कर सके। इसके आगे एक सशक्तिकरण का क्षेत्र है कि महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सभी क्षेत्र हैं उनमें अवसरों की समानता और न्याय उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हमारे यहाँ। तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि सर्वप्रथम इसकी पहल वैश्विक स्तर पर 28 फरवरी 1909 को अमेरिका में हुई, जहां पर अमेरिकी प्रशासन ने राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसे मनाया था। वैश्विक स्तर पर इसे एक आंदोलन के रूप में स्वीकार करना एक चुनौती ही थी। इसी संदर्भ में यूएनओ ने 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित कर दिया। तब से आज तक 8 मार्च को महिला वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में जाना जाता है। भारत में देखें तो करीबन 15-16 वर्ष से महिला सशक्तिकरण का एक नया दौर सा प्रारंभ हुआ है। यह सशक्तिकरण जो है, इसकी खास बात यह है भारत में कि ये जमीनी स्तर पर प्रारंभ हुआ है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण का जो मामला था वो कई वर्षों से लंबित पड़ा है, परंतु पंचायती राज जो अधिनियम है उसमें 30% जो है महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है और कई प्रदेशों में या कई राज्यों में तो ये 50% कर दिया गया है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक रूप से तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया ही गया है। योजनाओं, कार्यक्रमों में पहले जो है महिलाएं एक हितग्राही के रूप में रहती थी। अब उन्हें हितग्राही न समझकर उन्हें सशक्त करने की ओर, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि स्व सहायता समूह, इसके द्वारा महिलाओं को अपने स्वयं का कार्य करने के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें कि स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, तभी महिलाएं हर क्षेत्र में जो है वो सशक्त हो पाती हैं। मगर शुरुआत आर्थिक रूप से ही होगी, क्योंकि अपने पैर पे खड़े होंगी तभी वह सशक्त अधिक होंगी। भारत में 12 लाख करीब महिलाएं जो हैं वो निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हैं। यह विश्व के किसी भी देश में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी क्रम में भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया, जिसका उद्देश्य था कि बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर दिया जाए और समाज में ऐसा वातावरण तैयार हो कि महिलाओं का हर क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। भारत वैश्विक रूप से जो महिला सशक्तिकरण को अपनाया जा रहा है, उसी भावना के अनुरूप लगातार कार्य कर रहा है, चाहे हर क्षेत्र में, चाहे वो विधिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो। परंतु फिर भी अभी भारत में महिला सशक्तिकरण की ओर बहुत सारे कार्य करने हैं, क्योंकि हम उन्हें विधिक रूप से तो सक्षम बना सकते हैं, आर्थिक रूप से ही बना सकते हैं, परंतु सामाजिक रूप से सक्षम बनाने की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर सब, न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों को भी जागृत करने की ज़रूरत है कि वो भी समाज का एक अंग है उन्हीं की तरह। जब तक सभी समाज के सदस्यों में यह भावना नहीं आएगी तब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण के लिए वैसे तो बहुत सारे प्रयास किए जाने चाहिए, परंतु कुछ प्रमुख प्रयास जो शुरुआत में किए जाने चाहिए वो इस प्रकार है। पहला कि आर्थिक रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए, शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। दूसरा, शोषण उत्पीड़न हेतु शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण इस रूप में कि आत्मरक्षा के लिए जो भी हो सके वैसा प्रशिक्षण देना चाहिए। और साक्षर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन अपने संबंध में जो प्रावधान है उनको वो जान सके
और उनके विरुद्ध खड़े हो सकें। विद्यालयों और कार्यालयों की बात है, वहाँ पर भी महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो वहाँ भी अधिनियम जैसे महिला उत्पीड़न अधिनियम, यौन शोषण संबंधी जो प्रावधान है उनको लागू किया जाना चाहिए। न केवल लागू किया जाना चाहिए बल्कि ऐसे कुछ शिकायतें आती है तो उन पर कार्यवाही भी त्वरित होनी चाहिए। महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी सक्षम बनाना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिकांशतः पुरुषों का वर्चस्व है। तो महिलाओं को यदि सक्षम बनाना है तो उन्हें टेक्नोलॉजी और साइंस की ओर भी आगे बढ़ना होगा। और सबसे प्रमुख जो महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है वो है कि महिलाओं को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनना चाहिए और उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए। महिलाओं को स्वयं समझना चाहिए कि उन्हें सशक्त होना है और वो जो पुरुषों से कम नहीं। जिस दिन उनके मन में ये भावना आ जाएगी कि हम भी समाज के अंग हैं और पुरुषों से हम कम नहीं हैं, तो महिला अपने आप सशक्तिकरण की ओर स्वयं आगे बढ़ेगी, किसी को प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार इन क्षेत्रों में यदि हम प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण की ओर हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो यदि हमें महिला सशक्तिकरण के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं तो इन बिंदुओं पर हम लिख सकते हैं। जितने भी सूचकांक हैं वो जीवन की गुणवत्ता को मापते हैं। इसमें एक सूचकांक ये भी है। तो इस सूचकांक को जिन अर्थशास्त्री जिन्होंने दिया वो है मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिस डी मॉरिस मानते थे कि जीवन में जो भौतिक गुणवत्ता है उसकी माप सही में आर्थिक विकास की माप है, और जहाँ ये जीवन की गुणवत्ता ज़्यादा होगी वो देश जो है आर्थिक विकास में अपेक्षाकृत आगे होगा। तो आइए देखते हैं अपन कि ये गुणवत्ता सूचकांक, जीवन का गुणवत्ता सूचकांक, जिसको मानव जीवन के भौतिक गुणवत्ता में सुधार को ही आर्थिक विकास का एक उपयुक्त माप कुछ अर्थशास्त्रियों ने माना। इनमें मॉरिस डी मॉरिस थे जिन्होंने इस सूचकांक की रचना की। उन्होंने 1 वर्ष पर जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर और साक्षरता, इन तीनों को मिलाकर एक समन्वित निर्देशांक तैयार किया, जिसे उन्होंने जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक या जिसे कहते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसको कि PQLI के नाम से अपन जानते हैं। उपरोक्त तीनों संकेतों में जो सूचक लिए गए थे जैसे जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर और साक्षरता, ये तीनों जो है प्रतिनिधि या बहुत महत्वपूर्ण सूचक हैं। और ये एक सूचक दिख रहा है अपने को, लेकिन एक सूचक जो है कई सूचकों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि जीवन प्रत्याशा को देख लेते हैं या औसत जीवन को किसी देश का, तो किस पर निर्भर करता है? स्वास्थ्य सुविधाओं, पौष्टिक भोजन, इन पर निर्भर करता है। बाल मृत्यु दर, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण का स्तर, साक्षरता, वहाँ पर जो शिक्षा की स्थिति है, उन सब। तो ये जो तीन संकेतों को से हमको बहुत सारे सूचकों का पता चलता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पोषण का स्तर क्या है और स्वच्छता वगैरह कैसी है। तीनों घटकों को 0 से लेकर 100 तक के पैमाने पर रखा गया है, जिसमें स्वाभाविक है कि 0 जो है निम्नतम होगा और 100 का प्रदर्शन सर्वोत्तम होगा। PQLI की गणना 3 घटकों को समान औसत देते हुए या समान भार देते हुए उनका औसत निकाला जाता है। PQLI भी 0 से 100 तक का होता है, जैसे कि मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच होता है। इसी तरह PQLI 0 से 100 के बीच होता है। PQLI में वृद्धि यदि हो रही है किसी देश में, तो हम कह सकते हैं कि उस देश में राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो रही है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, परंतु उसके वितरण और उपभोग इस प्रकार से हो रहा है लोगों में कि इसका लाभ सभी को मिल रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि शिशु मृत्यु दर कम हो रही है, औसत आयु लोगों की बढ़ रही है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही है, उसका लाभ सभी को मिल रहा है, और साक्षरता जो दर है वो बढ़ रही है। मॉरिस ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रति व्यक्ति आय, और जो कि आर्थिक विकास का एक अच्छा सूचक है माना जाता है, और PQLI दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है।
इसका उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे कि श्रीलंका और भारत की तुलना की है कि श्रीलंका का PQLI जो है भारत से कहीं अधिक था, परंतु दोनों की औसत प्रति व्यक्ति आय को देखें तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं था। अमेरिका व इटली दोनों का यदि PQLI को देखें, उनकी तुलना की उन्होंने, तो देखा कि अमेरिका का PQLI अधिक होने के बावजूद इटली की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो अमेरिका की वृद्धि की तुलना में, अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की तुलना में दोगुनी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि PQLI और प्रति व्यक्ति आय इसमें कोई ज़्यादा समानता नहीं है। अब देखते हैं कि PQLI या जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो पहली सीमा यह है कि PQLI एक सीमा तक ही मूल आवश्यकताओं को माप सकता है, अर्थात केवल जो 3 सूचक हैं उन्हीं के संदर्भ में उसकी माप की जा सकती है। और यदि एक विकास के एक स्तर से यदि ऊंचा हो जाता है वो देश, तो PQLI का उतना महत्व नहीं रह जाता। और ये केवल 3 ही सूचकों को इसमें लिया गया है। देखा जाए तो मूल आवश्यकता में बहुत सारे सूचक और भी शामिल हैं हमारे पास, लेकिन PQLI ने केवल 3 ही सूचकों को उसमें सम्मिलित किया है। यह मापदंड जो है सामाजिक आर्थिक ढांचे में जो परिवर्तन हो रहा है आर्थिक विकास के साथ, उसकी माप ये प्रस्तुत नहीं करता। तो उसके बारे में हमको कहीं भी पता नहीं चलता कि किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक ढांचे परिवर्तित हो रहे हैं आर्थिक विकास के दौरान। PQLI कुल कल्याण को नहीं मापता। कुल कल्याण की माप तभी होगा जबकि भौतिक के साथ अभौतिक कल्याण या गुणवत्ता में भी वृद्धि हो रही हो। तो इस प्रकार से यह केवल कुल कल्याण के एक पक्ष जो भौतिक पक्ष है उसी को मापता है। इन सीमाओं के बावजूद भी PQLI का एक महत्व यह है कि यह जीवन के उस गुणवत्ता की माप करता है जो गरीबों के लिए आवश्यक है। और सामाजिक जो आर्थिक नीतियां कोई देश बनाता है तो उसकी असफलता किस क्षेत्र में है और कौन सा वर्ग जो है उपेक्षित है, इससे हमको PQLI से हमको ये पता चल जाता है। और ये वहाँ भी उन क्षेत्रों को भी हमारे सामने लाता है PQLI जहाँ की ये ऐसा लगता है कि जो अछूता रह गया है, आर्थिक विकास की इस धारा में सम्मिलित नहीं है, और वहाँ तत्काल जो है सरकारी हस्तक्षेप या कार्रवाई की आवश्यकता है, उनको भी इंगित करता है। सरकार इस प्रकार ऐसी नीति बना सकती है कि PQLI जो है वो बढ़े और इन क्षेत्रों का विकास हो और त्वरित विकास हो। इस प्रकार से उन कमजोर पक्षों को आर्थिक विकास के PQLI हमारे सामने लाता है जो कि विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं या हाशिए पर चले गए हैं।